अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया का ऐसा कौन सा ब्रांड है जिसका प्रोडक्ट लोग बिना रिव्यू देखे खरीद लेते थे, मतलब भाई सब ले रहे हैं मैं भी ले लेता हूं वाली फीलिंग, तो काफी लोगों के दिमाग में एक नाम आएगा, बोट। और सच बताऊं, एक टाइम था जब ऐसा लगता था कि अगर आपके पास बोट के ईयरफोन्स नहीं है तो आप टेक्नोलॉजी में पीछे चल रहे हो। मेट्रो में देखो, हर तीसरे बंदे के कान में वही नीली लाइट चमक रही होती थी। ऐसा लगता था जैसे इंडिया में दो ही चीजें फ्री मिल रही हैं, पबजी एडवाइस और बोट के ईयरबड्स। लेकिन अब कहानी पलट रही है। ऊपर से सब चमकदार दिखता है पर अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है, क्योंकि जिस कंपनी का रेवेन्यू 3000 करोड़ पार कर चुका हो, वही कंपनी अचानक भारी लॉस में कैसे जा सकती है। और असली सवाल ये नहीं है कि बोट डूब रहा है या नहीं, असली सवाल ये है कि क्या पूरा हाइप वाला स्टार्टअप मॉडल ही अंदर से खोखला है। क्योंकि आजकल इंडिया में स्टार्टअप शुरू करने का तरीका भी बड़ा सिंपल हो गया है। पहले प्रोडक्ट बनाओ, फिर उसके नाम में प्रो, मैक्स, अल्ट्रा जोड़ दो, उसके बाद किसी इन्फ्लुएंसर को भेज दो और बूम, कमेंट्स में लोग भाई लिंक, जैसे प्रोडक्ट नहीं मोक्ष मिल रहा हो। अब बोट की शुरुआत समझो। 2013 में अमन गुप्ता और समीर मेहता ने इमेजिन मार्केटिंग शुरू की। कैपिटल ज्यादा नहीं थी, लगभग कुछ लाख रुपए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने तुरंत ब्रांड लॉन्च नहीं किया, 3 साल वेट किया। अब इंडिया में 3 साल तक पेशेंस रखना बहुत बड़ी बात है। यहां लोग स्विगी वाला 12 मिनट लेट हो जाए तो कस्टमर सपोर्ट पर ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे देश की इकोनॉमी उसी ऑर्डर पर टिकी हो। तो उन्होंने वेट क्यों किया? क्योंकि उन्हें मार्केट का गैप दिख गया था। उस समय सोनी और JBL जैसे बड़े ब्रांड्स 3000 से 5000 रुपए के हेडफोन्स बेच रहे थे। अब इंडियन मिडिल क्लास का माइंडसेट समझो, उसे साउंड क्वालिटी चाहिए, लेकिन साथ में दिमाग में कैलकुलेटर भी चलता रहता है। भाई बेस तो बढ़िया है, लेकिन EMI पे किडनी तो नहीं जाएगी। और तभी बोट ने एंट्री मारी। 999 रुपए, 1299 रुपए, यानी सेम कैटेगरी, आधी कीमत। अब इंडिया में सस्ता और अच्छा सुनते ही जनता इमोशनली अटैच हो जाती है। हमारे यहां तो लोग 20 रुपए बचाने के लिए ऐसा रूट लेते हैं कि पेट्रोल में 80 रुपए एक्स्ट्रा जल जाता है। लेकिन सेटिस्फैक्शन चाहिए कि भाई डील अच्छी मिली। और यही साइकोलॉजी बोट ने पकड़ ली। उन्होंने सिर्फ ईयरफोन्स नहीं बेचे, उन्होंने फीलिंग बेची, एक आइडेंटिटी बनाई, बोट हेड्स। मतलब लोग खुद को ब्रांड का हिस्सा समझने लगे। FY 2023 तक कंपनी का रेवेन्यू 3377 करोड़ पार कर गया। ऑडियो वेरेबल्स कैटेगरी में लगभग 26% मार्केट शेयर, मतलब हर 4 में से एक इंसान के पास बोट का प्रोडक्ट। अब यहां तक सब मूवी के हैप्पी मोन्टाज जैसा लग रहा है। बैकग्राउंड में मोटिवेशनल म्यूजिक बज रहा है, फाउंडर्स इंटरव्यू दे रहे हैं, शार्क टैंक क्लिप्स वायरल हो रही हैं। लेकिन असली प्लॉट ट्विस्ट अभी शुरू होता है, क्योंकि प्रॉब्लम प्रोडक्ट में नहीं थी, प्रॉब्लम मॉडल में थी। बोट खुद अपने प्रोडक्ट्स बनाता ही नहीं था। जी हां, असल मैन्युफैक्चरिंग चाइनीज OEMs करते थे। और शौक यह है कि वही मैन्युफैक्चरर्स नॉइज, फायरबोल्ट, जिब्रोनिक्स जैसे ब्रांड्स को भी सप्लाई कर रहे थे। मतलब सीन कुछ ऐसा था कि सेम फैक्ट्री, सेम मशीन, सेम प्रोडक्ट, बस ऊपर लोगो अलग चिपका दो। यानी अंदर से सब कजन भाई थे। अब कंज्यूमर भी बेवकूफ नहीं है। धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा कि अरे 799 वाला भी वही काम कर रहा है जो 1299 वाला कर रहा है। साउंड सेम, बैटरी सेम, बिल्ड सेम, तो फिर कंपैरिजन कहां जाएगा? सीधा प्राइस पर। और मार्केट में जिस दिन कस्टमर सिर्फ प्राइस कंपेयर करने लगे, उस दिन ब्रांड की हालत वैसी हो जाती है जैसे शादी में DJ बंद होते ही लोगों की अचानक एक्साइटमेंट खत्म। अब यहां से कहानी और डेंजरस हो जाती है, क्योंकि शुरुआत में बोट ने जो गेम खेला था, वही गेम बाद में उसके खिलाफ जाने लगा। मतलब पहले वो मार्केट डिसरप्ट कर रहा था, अब मार्केट उसे डिसरप्ट करने लगी। और ऑनेस्टली इंडिया का कंज्यूमर बहुत इमोशनल जरूर है, लेकिन परमानेंट बेवकूफ नहीं है। 1-2 बार भाई मास्ट प्रोडक्ट है बोलकर खरीद लेगा, तीसरी बार Amazon रिव्यूज पढ़ना शुरू कर देता है। और इंडियन रिव्यूज तो वैसे भी नेक्स्ट लेवल होते हैं। साउंड अच्छा है, लेकिन डिलीवरी बॉय ने बेल नहीं बजाई, इसलिए 2 स्टार। मैंने गर्लफ्रेंड को गिफ्ट किया था, ब्रेकअप हो गया, प्रोडक्ट एवरेज है। अब इमेजिन करो, मार्केट में एक जैसे प्रोडक्ट्स की बाढ़ आ गई। हर ब्रांड बोल रहा है हमारे ईयरबड्स में बीस्ट मोड है,
हमारी वॉच में अल्ट्रा एआई फिटनेस ट्रैकिंग है, हमारे स्पीकर में 72 घंटे बैटरी। भाई इंसान गोवा ट्रिप में खुद 72 घंटे नहीं टिकता, स्पीकर क्या टिकेगा। लेकिन प्रॉब्लम सीरियस थी, क्योंकि बोट जिस OEM मॉडल पर चल रहा था वही मॉडल बाकी ब्रांड्स भी यूज कर रहे थे। मतलब आज बोट ने डिजाइन लॉन्च किया, कल उसी फैक्ट्री से दूसरा ब्रांड वही चीज थोड़ी सस्ती बेच देगा। और इंडिया में जैसे ही कोई चीज सस्ती मिलती है, जनता लॉयल्टी भूल जाती है। यहां लोग बार बार तक बदल देते हैं 30 रुपए डिस्काउंट के लिए। ब्रांड लॉयल्टी तो बहुत दूर की बात है। अब बोट को लग रहा था कि उन्होंने स्ट्रॉन्ग ब्रांड बना लिया है, लेकिन रियलिटी में उनका प्रोडक्ट धीरे धीरे कमोडिटी बन चुका था। कमोडिटी मतलब प्रोडक्ट में ऐसा कुछ खास नहीं बचा जो उसे अलग बनाए, जैसे रोड साइड मोमोज। बस वही हालत यहां भी हो रही थी। और इसी बीच इंडिया का वेयरेबल मार्केट अचानक रॉकेट की तरह उड़ने लगा। स्मार्ट वॉचेस एवरीवेयर। ऐसा लगने लगा कि अगर हाथ में स्मार्ट वॉच नहीं है तो बॉडी ऑक्सीजन लेना बंद कर देगी। हर दूसरा इंसान अपनी रिस्ट देखकर हार्ट रेट चेक कर रहा था। भाई सामने वाली लड़की इंटरेस्ट नहीं दिखा रही, लेकिन आदमी वॉच में ऑक्सीजन लेवल देखकर खुश हो रहा है। 2023 तक वेरेबल मार्केट लिटरली गोल्ड रश बन चुका था। 53 मिलियन से ज्यादा शिपमेंट्स, 1500 से 3000 रुपए में फीचर्स की बारिश हो रही थी। ब्लूटूथ कॉलिंग, हार्ट रेट मॉनिटरिंग, स्लीप ट्रैकिंग, स्ट्रेस ट्रैकिंग। अब स्ट्रेस ट्रैकिंग वाला फीचर मुझे सबसे फनी लगता है। वॉच बता रही है आप स्ट्रेस्ड हैं। अरे भाई EMI, नौकरी और रिश्तेदारों के सवाल देखकर मुझे खुद पता है मैं स्ट्रेस्ड हूं। शर्लक होम्स बनने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां एक चीज क्वाइटली इग्नोर हो रही थी। क्या लोग सच में इन फीचर्स को रोज यूज कर रहे थे? और आंसर था नहीं। सच बोलूं, इंडिया में बहुत लोगों ने स्मार्ट वॉच सिर्फ इसलिए खरीदी क्योंकि वो कूल लगती थी। पहले 10 दिन एक्साइटमेंट, भाई देख मेरी वॉच कॉल भी उठाती है। फिर 15 दिन बाद बस टाइम देखने के लिए यूज हो रही है। और उसके बाद ड्रॉर में पड़ी रहती है चार्जर ढूंढते हुए। बोट के लिए यही सबसे बड़ा डेंजर बना। FY 2023 में वेरेबल सेगमेंट से लगभग 900 करोड़ रेवेन्यू आया। कंपनी को लगा भाई जैकपॉट मिल गया। लेकिन 2024 आते आते डिमांड स्लो डाउन शुरू हो गया। पूरे वेरिएबल मार्केट में गिरावट आई। लेकिन बोट ज्यादा बुरी तरह फंसा। 900 करोड़ वाला सेगमेंट गिरकर लगभग 330 करोड़ तक पहुंच गया। अब यह क्यों हुआ? क्योंकि 2000 रुपए की स्मार्ट वॉच लग्जरी तो बन सकती है, लेकिन एसेंशियल नहीं। एसेंशियल क्या होता है? फोन एसेंशियल है, इंटरनेट एसेंशियल है, लेकिन स्मार्ट वॉच उसका एक्साइटमेंट टेम्परेरी है। लोग क्यूरियोसिटी में खरीदते हैं, थोड़ा शो ऑफ करते हैं, जिम सेल्फी डालते हैं, फिर रियलाइज करते हैं कि भाई मैं तो वैसे भी 300 कदम चलकर थक जाता हूं। वॉच चाहे 10,000 स्टेप्स टारगेट दे दे। और सबसे डेंजरस चीज क्या हुई? जो लोग अपग्रेड करना चाहते थे वो सीधे एप्पल या सैमसंग की तरफ जाने लगे, क्योंकि वहां सिर्फ प्रोडक्ट नहीं था, पूरा इकोसिस्टम था। अब इकोसिस्टम का मतलब समझो। एप्पल वाले एयरपॉड्स लगाते ही ऐसा फील करवाते हैं जैसे नासा कंट्रोल रूम कनेक्ट हो गया हो। सैमसंग अपने डिवाइसेस को ऐसे जोड़ता है जैसे पूरा परिवार व्हाट्सएप ग्रुप में सिंक्रोनाइज्ड हो। और बोट के पास इकोसिस्टम था ही नहीं, ना स्मार्टफोन, ना ऑपरेटिंग सिस्टम, ना कोई एक्सक्लूसिव सॉफ्टवेयर। मतलब कंपनी सिर्फ एक्सेसरीज बेच रही थी। और स्टैंड अलोन एक्सेसरी ब्रांड्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? कस्टमर कभी भी स्विच कर सकता है। आज बोट, कल नॉइज, परसों फायरबोल्ट, उसके अगले दिन कोई नया ब्रांड जिसका नाम सुनकर लगेगा एनर्जी ड्रिंक लॉन्च हुआ है। और यहीं बोट मिडिल जोन ट्रैप में फंस गया। ना वो सबसे सस्ता रहा, ना प्रीमियम बन पाया। ऊपर से प्रीमियम ब्रांड्स प्रेशर डाल रहे थे, नीचे चीप ब्रांड्स प्राइस काट रहे थे। मतलब हालत ऐसी हो गई जैसे मिडिल क्लास लड़का शादी में बफे लाइन में, ऊपर 5 स्टार एक्सपेक्टेशंस, नीचे बजट रिस्ट्रिक्शंस। देखो, आज की डेट में सक्सेसफुल टेक कंपनीज प्रोडक्ट्स नहीं बेचती, आदत बेचती है। एप्पल आपको सिर्फ एयरपॉड्स नहीं बेचता, वो आपको ऐसी आदत डाल देता है कि एक बार आईफोन ले लिया तो फिर मैकबुक, एप्पल वॉच, आईपैड सब धीरे धीरे कार्ट में आने लगते हैं। मतलब एप्पल इकोसिस्टम ऐसा है जैसे इंडियन मॉम्स का इमोशनल ब्लैकमेल। एक बार अंदर घुस गए तो निकलना मुश्किल। सैमसंग, वन प्लस, रियलमी सब क्वाइटली यही कर रहे हैं। फोन, वॉच, ईयरबड्स, क्लाउड सिंक, इंस्टेंट पेयरिंग सब कनेक्टेड। अब कंपनी ने सोचा कोई बात नहीं, मार्केटिंग बढ़ाओ
और यहां से पैसा ऐसे बहना शुरू हुआ जैसे इंडियन वेडिंग्स में पनीर। हर जगह बोट, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स, इंस्टाग्राम रील्स, आईपीएल स्पॉन्सरशिप्स, सेलिब्रिटीज, हर दूसरा क्रिएटर बोल रहा था, गाइस ऑनेस्टली स्पीकिंग ये ईयरबड्स माइंड ब्लोइंग है। और फनी बात यह है कि इन्फ्लुएंसर के पीछे आईफोन पड़ा होता था, लेकिन प्रमोट बोट कर रहा होता था। FY 2023 में बोट का एडवर्टाइजिंग स्पेंड 400 करोड़ रुपए क्रॉस कर गया। पिछले साल लगभग 99 करोड़ रुपए था, मतलब 4 गुना जंप। अब शॉर्ट टर्म में इसका फायदा हुआ, ब्रांड हर जगह दिखने लगा, सेल्स भी बढ़ी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मार्केटिंग टेम्पोरेरी पुश देती है, परमानेंट वैल्यू नहीं। FY 2023 में लगभग 129 करोड़ रुपए का लॉस रिपोर्ट हुआ। अब यहां बहुत लोग बोलेंगे लॉस तो स्टार्टअप्स में नॉर्मल है। हाँ, लेकिन इशू लॉस नहीं था, इशू था मॉडल की वीकनेस, क्योंकि बोट का पूरा बिजनेस हेविली डिपेंड करता था हाइप और मार्केटिंग पर। और हाइप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? उसकी एक्सपायरी डेट होती है। आज लोग बोलेंगे क्रेजी प्रोडक्ट, कल वही लोग कमेंट करेंगे भाई कोई बेटर ऑल्टरनेटिव बताओ। और इसी बीच कंपनी के अंदर भी क्रैक्स दिखने लगे, लीडरशिप चेंजेस होने लगे, CEO पोजीशंस में मल्टीपल शिफ्ट्स, फाउंडर्स डेली ऑपरेशन से थोड़ा पीछे हटने लगे। अब ये सब सुनने में कॉर्पोरेट लगता है, लेकिन इसका सिंपल मतलब है अंदर स्ट्रैटेजी स्टेबल नहीं चल रही। और IPO वाला सीन तो और इंटरेस्टिंग था। IPO मतलब कंपनी पब्लिक से पैसा उठाना चाहती है, लेकिन पब्लिक तभी इन्वेस्ट करेगी जब उसे फ्यूचर स्टेबल दिखे। अब इमेजिन करो, आप शार्क टैंक में पिच देख रहे हो और फाउंडर खुद अनसर्टेन लगे, तो इन्वेस्टर क्या करेगा? इसी दौरान गवर्नेंस कंसर्न्स भी सामने आए, कुछ फाइलिंग इनकंसिस्टेंसीज, कॉम्पेंसेशन लिमिट इश्यूज वगैरह। इलीगल कुछ बड़ा नहीं था, लेकिन इन्वेस्टर्स के दिमाग में डाउट क्रिएट होना शुरू हो गया। और बिजनेस में डाउट बहुत डेंजरस चीज है। रिलेशनशिप में ट्रस्ट टूटे तो इंसान सैड सॉन्ग सुनता है, बिजनेस में ट्रस्ट टूटे तो इन्वेस्टर शेयर्स बेच देता है। एप्पल के पास ऐप स्टोर है, गूगल के पास एंड्रॉइड इकोसिस्टम है, सैमसंग के पास हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन है, और बोट 999 रुपये वाले ईयरबड्स, जिन्हें कोई दूसरा ब्रांड 699 रुपये में लॉन्च कर सकता है। यही सबसे पेनफुल रियलिटी है। नॉइज, फायरबोल्ट, बोल्ट, डोमेस्टिक ब्रांड्स पीछे पड़े हैं। रियलमी, OnePlus इकोसिस्टम के साथ अटैक कर रहे हैं। सोनी, JBL प्रीमियम साइड होल्ड किए बैठे हैं। मतलब बोट बीच में ऐसा फंस गया जैसे फैमिली वेडिंग में सिंगल लड़का। अब आखिर में सबसे बड़ा सवाल, क्या बोट खत्म होने वाला है? क्या ये ब्रांड धीरे धीरे मार्केट से गायब हो जाएगा या फिर ये कमबैक करेगा? देखो, ऑनेस्टली बात करें तो बोट अभी भी बहुत बड़ा ब्रांड है। इंडिया में ब्रांड रिकॉल आज भी स्ट्रांग है। अगर किसी रैंडम अंकल से पूछ लो कोई ईयरबड्स ब्रांड बताइए, तो 70% चांस है वो बोट ही बोलेंगे। बाकी 30% अंकल अभी भी ब्लूटूथ को ब्लूटूथ ही बोलते हैं। अब इमेजिन करो, 2 ब्रांड्स हैं। पहला ब्रांड ऐसा प्रोडक्ट बना रहा है जिसे कस्टमर जेन्युइनली रोज यूज करता है। दूसरा ब्रांड ऐसा प्रोडक्ट बेच रहा है जो इंस्टाग्राम रील में कूल लगता है। शॉर्ट टर्म में दूसरा ब्रांड ज्यादा वायरल हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में पहला वाला जीतता है। और बोट शायद इसी ट्रैप में फंस गया। उन्होंने कस्टमर का अटेंशन जीत लिया, लेकिन कस्टमर की हैबिट नहीं जीत पाए। अब बोट के सामने 2 रास्ते हैं। पहला, इवॉल्व करो, मतलब खुद का इकोसिस्टम बिल्ड करो। बेटर सॉफ्टवेयर, एक्सक्लूसिव फीचर्स, प्रीमियम प्रोडक्ट्स, इनोवेशन, क्योंकि सिर्फ बेस बूस्टेड लिख देने से अब मार्केट इंप्रेस नहीं होगा। आज का कंज्यूमर स्मार्ट है, रिव्यूज देखता है, कंपैरिजंस देखता है, रेडिट तक पढ़ता है। और रेडिट वाले तो वैसे भी किसी प्रोडक्ट की ऐसी धज्जियां उड़ाते हैं कि कंपनी का CEO भी कमेंट पढ़कर साइलेंट हो जाए। दूसरा रास्ता क्या है? धीरे धीरे रिप्लेसेबल बन जाना। मतलब मार्केट बोले बोट नहीं तो कोई और सही। और बिजनेस में इससे डेंजरस चीज कोई नहीं होती, क्योंकि जिस दिन आपका ब्रांड ऑप्शनल बन गया, उस दिन कंपटीशन आपका ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर भाग जाता है। अब ऑनेस्टली मुझे बोट की कहानी इसलिए इंटरेस्टिंग लगती है क्योंकि ये सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, ये पूरे इंडियन स्टार्टअप कल्चर का मिरर है। हमारे यहाँ बहुत सारे ब्रांड्स जल्दी वायरल हो जाते हैं, लेकिन वायरल होना और वैल्यूएबल होना दोनों अलग चीजें हैं। टिकटॉक रील भी वायरल होती है, लेकिन उससे सिविलाइजेशन नहीं चलती। और यही डिफरेंस द स्ट्रॉन्ग बिजनेस और हाइप बिजनेस में होता है। स्ट्रॉन्ग बिजनेस वो है जहां कस्टमर बार बार वापस आए,
हाई बिजनेस वो है जहां कस्टमर सिर्फ लॉन्च डे पर एक्साइटेड हो, और बोट अभी इसी क्रॉस रोड पर खड़ा है। लेकिन एक चीज माननी पड़ेगी, बोट ने इंडियन मार्केट को समझा बहुत सही था। उन्होंने दिखाया कि इंडिया में ब्रांडिंग कितना बड़ा वेपन हो सकता है। उन्होंने अफोर्डेबल ऑडियो मार्केट को एक्सप्लोड किया, और ये अचीवमेंट छोटी नहीं है। बस प्रॉब्लम ये हुई कि रेस जीतने के बाद ट्रैक बदल गया और कंपनी उसी पुराने शूज में भागती रही। तो आखिर लेसन क्या है? ब्रांड बनाना आसान है, लेकिन ऐसा सिस्टम बनाना मुश्किल है जहां कस्टमर छोड़कर जाना ही ना चाहे। और फ्यूचर उन्हीं कंपनीज का होगा जो सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं, हैबिट्स और इकोसिस्टम्स बनाएंगी। बाकी दोस्तों, अगर आपके पास अभी भी बोट के ईयरबड्स पड़े हैं तो टेंशन मत लो। वीडियो खत्म होते ही उन्हें बेचने मत निकल जाना OLX पर, क्योंकि आखिर में इंपॉर्टेंट ये नहीं कि ब्रांड कौन सा है, इंपॉर्टेंट ये है कि लेफ्ट वाला ईयरबड अभी भी काम कर रहा है या नहीं।